अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार लोहाना है और मैं आंत, मैदे और जिगर का माहिर हूँ। आज मैं ये वीडियो ओला डॉग के प्लेटफॉर्म से तमाम तर नाज़रीन और अपने पेशेंट्स और उनके लवाकिन के लिए बना रहा हूँ। अच्छा, इस वीडियो बनाने का मकसद आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। आम तौर पर लोग एसिड सप्रेसेंट मेडिकेशंस जो तेज़ाब को कम करती हैं या जो जलन को कम करती हैं, इस तरीके की मेडिकेशंस बहुत मिक़दार में यूज़ करते हैं। क्योंकि कुछ ही दिनों पहले मेरा इत्तफ़ाक़ हुआ और मैं एक रिसर्च मीटिंग में मैंने एक प्रेजेंटेशन दी जिसका टॉपिक था प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और पीपीआई इन शॉर्ट फॉर्म। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स बहुत सारी ऐसी दवाएं जो आपने आम तौर पर ओमेप्राज़ोल के नाम से सुनी हैं, इसमेप्राज़ोल के नाम से सुनी हैं, डेक्सलेंसोप्राज़ोल के नाम से सुनी हैं। तो उनकी ब्रांड नेम्स राइज़ेक, रूलिंग जो आमतर लोगों के इस्तेमाल में होती हैं। तो आज मैं जो ये बताने आपको जा रहा हूँ उसमें कुछ ज़रूरी एहतियात हैं जो आपको परखने चाहिए जब आप ऐसी दवाई शुरू करने जा रहे हैं। फिर उसमें दूसरा ये सवाल है कि कब तक वो दवाई आप ले सकते हैं, और तीसरा ये कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं लॉन्ग टर्म में। तो सबसे पहले हम आते हैं इस सवाल पर कि जो है वो एसिड सप्रेसेंट मेडिकेशंस क्यों लेनी चाहिए। एसिड सप्रेसेंट मेडिकेशंस अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारी दवाइयाँ हैं। आजकल आप समझें कि मार्केट में ऑलमोस्ट 300 प्लस ब्रांड्स हैं जो इस तरीके का जो है वो काम करते हैं जिसमें मैदे का तेज़ाब कम किया जाता है। इन पीपीआईज़ में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में बहुत सारे ग्रुप्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन मेडिकेशन, सेकंड जनरेशन मेडिकेशन और अब फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन मेडिकेशंस इस्तेमाल हो रही हैं। जो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन मेडिकेशंस थी जिसमें H2 ब्लॉकर्स यूज़ होते थे, जैसे कि फेमोप्सिन के नाम से दवाई है, फेमोप्टिडीन, और उनका बेसिकली काम ये होता था कि वो जो आपके मैदे में एक हिस्टामिन रिसेप्टर्स होते हैं, H2 रिसेप्टर्स होते हैं, उनको वो ब्लॉक करते हैं और इस तरीके से वो एसिड कम करते हैं। फिर एक लैंडमार्क स्टडी आई जिसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का जो है वो दौर शुरू हुआ। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एक प्रोटॉन पंप होता है आपके मैदे के अंदर जिसको वो ब्लॉक करते हैं, और उसको बेसिकली H2 पोटेशियम ब्लॉकर H और K ATPase पंप कहा जाता है। उसका काम ये होता है कि वो जो पोटेशियम एक तरीके की नमकियात है वो मैदे से अंदरूनी तौर पर जाती है, और हाइड्रोजन जो एक प्रोटॉन है वो बेसिकली अंदर से मैदे की तरफ आता है और इस तरीके से एसिड बनना शुरू होता है। तो ये तमाम पीपीआईज़ जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो इसी एक रिसेप्टर पर काम करते हैं। अब अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारे ऐसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं जो कुछ 4-6 घंटे तक इस पंप को जो है वो ब्लॉक करते हैं, कुछ 12 घंटे तक और कुछ 24 घंटे तक। जो सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं उसमें एक कंपाउंड है जिसको वोनाप्राज़ोन कहा जाता है, जो इस हाइड्रोजन पोटेशियम पंप को इनहिबिट करता है, लेकिन उसकी जो मोड ऑफ एक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और उसमें तकरीबन 24 घंटे से 48 घंटे तक आपकी जो एसिड सप्रेशन है वो बरकरार रहती है। तो अगर मैं आपसे ये बात करूं कि कौन सी दवाई बेहतर है दूसरे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से, क्योंकि सारी दवाइयाँ ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं, लेकिन जो उसमें सबसे गाइडिंग जो प्रिंसिपल होता है, जो गाइडिंग टूल होता है, वो बेसिकली उसकी कॉस्ट होती है। क्योंकि ये हर दवाई एक दाम एक रेट में नहीं मिलती, कोई कम मिलती है, कोई ज़्यादा रेट्स में मिलती है। वो डिपेंड करता है उनका जो जेनरिक कंपाउंड है वो किस तरीके का था। अगर मैं बात करूं कि कौन सी दवाई लेनी चाहिए, तो इसमें सिलेक्शन ऑफ पेशेंट बहुत ज़रूरी होती है। सिलेक्शन ऑफ पेशेंट्स का मतलब ये है कि मुमकिन है कि एक मरीज़ में हमें इतनी एसिड सप्रेशन रिक्वायर्ड नहीं हो बनिस्बत दूसरे पेशेंट के जिसमें एसिड सप्रेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड हो। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट है जिसमें रिफ्लक्स का मसला है और एक ऐसा पेशेंट है जिसमें अल्सर का मसला है। तो दोनों पेशेंट डिफरेंट नौइयत के हैं और इनमें जब दवाई की सिलेक्शन होती है वो भी डिफरेंट होती है। जो लो डोज हम एसिड सप्रेशन कहते हैं, जिसमें हम मैदे के तेज़ाब को कम दर्जे की सप्रेशन में रखते हैं, उसमें आप ओमेप्राज़ोल इस्तेमाल कर सकते हैं। बनिस्बत ऐसा पेशेंट जिसमें अल्सर का मसला आया हुआ हो, उसमें आपको एसिड सप्रेशन ज़्यादा करनी पड़ती है, इसीलिए आप थर्ड और फोर्थ जनरेशन मेडिकेशंस पर चले जाते हैं। दूसरी बात कि सिलेक्शन ऑफ पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा कि इसकी कितनी ड्यूरेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ड्यूरेशन जो है वो डिपेंड अगेन करती है पेशेंट सिलेक्शन पर। जिस नौइयत का पेशेंट होता है उसकी ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट भी उतनी चलती है।
GERD का मैं आपको बताता चलूँ, जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो मैदे का तेज़ाब है वो खुराक की नाली में आता है। तो ये वो मरीज़ होते हैं जो समझिए बचपन से ही कुछ न कुछ रिफ्लक्स की, सीने में जलन की, कड़वा पानी मुँह में आना, इस तरीके की कंप्लेंट्स वो करते रहते हैं। ये वो पेशेंट्स हैं जो ज़िंदगी भर तक इस मसले से दो चार होते हैं, और इनमें जो दवाई जो यूज़ है वो तकरीबन फॉर द लाइफ लॉन्ग होती है। हाँ, अब क्योंकि एंडोस्कोपी के ज़रिए कुछ ऐसे मुआयने हैं, कुछ एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट है जिसको एंडोस्कोपिक फंडोप्लिकेशन कहा जाता है, जिसकी वजह से आप मैदे और खुराक की नाली का बीच में जो जंक्शन होता है उसको आप नैरो डाउन कर सकते हैं, और उससे आप परमानेंट तौर पर ये इलाज कर सकते हैं और परमानेंटली आप GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ को सही कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के जनरली साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। ज़्यादातर ये दवाइयाँ बहुत ही कम पेशेंट्स में होती हैं जिनमें लाइफ लॉन्ग देनी पड़ती हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ या नॉन इरोसिव रिफ्लक्स डिजीज़, वो भी एक कंडीशन होती है जो बिल्कुल GERD के सिमिलर होती है, लेकिन उसमें अल्सर्स वगैरह नहीं होते। तो इनमें पूरी ज़िंदगी भी मरीज़ को दवाई लेनी पड़ती है। एक और कंडीशन है जिसको बैरेट इसोफेगस कहा जाता है, उसमें भी दवाई फॉर द काफ़ी अरसे तक लेनी पड़ती है। तो ये वो मरीज़ होते हैं जो इन दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट्स से इनको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और ये साइड इफ़ेक्ट्स सफ़र कर सकते हैं। जनरली साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो हल्के दर्जे के होते हैं। अगर मैं बात करूँ, इसमें कुछ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं, फंगस के इन्फेक्शंस हैं, कॉलरा का इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शंस ज़्यादा हो जाते हैं ऐसे मरीज़ों में जो एसिड सप्रेशन यूज़ काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल कर रहे हैं। सिमिलरली एक और आंतों का इन्फेक्शन होता है जिसको क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शन कहा जाता है, या टॉक्सिक कोलाइटिस कहा जाता है, जिसमें उन मरीज़ों में जो ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें इस इन्फेक्शन का ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा बोन मिनरल डेंसिटी के मसले होते हैं जिसमें ओस्टियोपेनिया, ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। वेरी रेयरली इट हैज़ बीन रिपोर्टेड कि उसमें कोई हड्डियों का फ्रैक्चर हो जाता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको क्रॉनिक नेफ्राइटिस कहा जाता है, गुर्दों के मसले होते हैं, वो भी इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर वो लॉन्ग टर्म में लिए जाएँ तो। अच्छा, जनरली इन एसिड सप्रेशन मेडिकेशंस का जो सवाल मरीज़ हमसे कहते हैं, खुदा ना खास्ता ये कोई कैंसर तो नहीं करता, तो बिल्कुल नहीं, अभी तक कोई ऐसी रिपोर्टेड डेटा नहीं है जिसमें ये एसिड सप्रेशन मेडिकेशंस जो मैदे के तेज़ाब को कम करते हैं उनमें से कैंसर रिपोर्ट हुआ हो। तो ये सारी मालूमात मैंने आपको दी है। उसकी वजह ये है कि जब भी आप इस तरीके की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो आप ये जहन में रखिएगा कि क्या वो कितने वक्त तक लेनी है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सिलेक्शन ऑफ पेशेंट, मैं दोबारा कहूँगा, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेशेंट की सिलेक्शन प्रॉपर नहीं है तो फिर मेरा ख़्याल है उस दवाई का देना फ़िजूल है, और दवाई का देना और न देना एक ही बात हो जाती है। तो डॉक्टर को ये चाहिए कि सबसे पहले डायग्नोसिस को इस्टेब्लिश करे। डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करने के लिए एंडोस्कोपी की टेस्ट ज़रूरत पड़ सकती है, और एक स्टैंडर्डाइज एंडोस्कोपी रिपोर्ट होनी चाहिए जिसमें मैदे की, खुराक की नाली की, मैदे और खुराक की नाली के जंक्शन की, और उसमें अगर बायोप्सीज़ लेनी है तो वो बायोप्सीज़ की रिपोर्ट, इन सब के साथ एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट के बाद फ़ैसला किया जा सकता है कि उस मरीज़ को क्या शिकायत है। अगर और मज़ीद कुछ टेस्टिंग है जो की जा सकती है टू इस्टेब्लिश और कन्फर्म द डायग्नोसिस, वो की जाए, और उसके बाद फ़ैसला किया जाए कि उस मरीज़ को उस दवाई की ज़रूरत है कि नहीं है। क्योंकि आफ्टर ऑल हमारे पास पाकिस्तान में कोई थर्ड पार्टी पेयर्स नहीं होते, कोई कंपनी पे नहीं कर रही होती, मरीज़ की जेब से पैसे जा रहे होते हैं। तो इसका बड़ा ख्याल रखना होता है कि जो भी हम दवाई दें उसका या तो फ़ायदा हो, और अगर वो फ़ायदा नहीं है तो फिर वो दवाई देने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको बंद कर सकते हैं। तो शुक्रिया। मैं ये सब बताने का मकसद ये है कि आप खुद एक डिसीजन मेकिंग करें और अपना फ़ैसला खुद आप लें, अपनी सेहत का फ़ैसला आप खुद लें। मैं जो डॉक्टर AK लोहाना क्लिनिक एंडोस्कोपी सर्विस में अपनी सर्विसेज सरअंजाम दे रहा हूँ, और आप ओला डॉग के प्लेटफॉर्म से मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं फॉर फिज़िकल अपॉइंटमेंट एज़ वेल एज़ फॉर द वीडियो कंसल्टेशंस। थैंक यू सो मच।